अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मुसाफिर हूँ यारो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपना यूरोप का 8वां और फ्रांस का तीसरा वीज़ा जो है वो 6 मंथ मल्टीपल ले लिया है। तो बहुत सारे लोग मुझे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे मैसेंजर पे रब्ता कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैंने अपना वीज़ा ये कैसे लिया है। तो भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए है स्पेशल के जिनको ये कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वीज़ा कैसे लगते हैं यूरोप के। तो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काफ़ी है। मैंने स्पेशली जो है यूरोप में ट्रैवल किया है और शुरू में मेरा ट्रैवल जो है वो 2016 से रेगुलर जो है शुरू हुआ है। जैसे पहली दफ़ा जो है वो 2003 में, आज से 20 साल पहले मैं चाइना और हांगकांग गया था। उसके बाद फिर मैं सऊदी अरब आ गया हूँ। 18 साल से मैं सऊदी अरब में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी मेरी बैकग्राउंड है जिसकी वजह से मेरे वीज़े जो है वो लगते हैं। अब इस वक्त तक मैं 33 कंट्रीज का विजिट कर चुका हूँ, जिनमें से यूरोप के जो है वो 7 वीज़े मेरे पहले लगे थे और 8वां ये है। और जितने भी जो है वो वीज़े लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन पे जो है ट्रैवल किया है। मैंने कभी ये नहीं किया कि अब मेरा वीज़ा लग गया है तो मैं उसको ज़ाया कर दूँ, अनलेस के 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है कोरोना की वजह से, वो भी कि मैं ट्रैवल नहीं कर सका था। एक दफ़ा मेरा चेक का वीज़ा लगा था तो मैं ट्रैवल नहीं कर सका था, और दूसरी दफ़ा नेदरलैंड के वीज़े पे भी जो है वो ये सेम कंडीशन थी। तो इसके लेकिन इन दोनों कंट्रीज में मैं गया हूँ। दोबारा मैं गया हूँ। जब मैं पुर्तगाल जा रहा था तो मैं नेदरलैंड से होके गया, और चेक रिपब्लिक का ये रिसेंटली मैं जनवरी में जो है तकरीबन 1.5 महीना कह लें पहले मैं होके आया हूँ चेक रिपब्लिक से। तो इस तरह जो दोनों वीज़े मेरे समझे इसमें मैं ट्रैवल नहीं कर सका था जिन कंट्रीज का, मैंने उन कंट्रीज में भी ट्रैवल कर लिया, अपना जो है टारगेट पूरा कर लिया। 13 तारीख को मेरी अपॉइंटमेंट थी और 16 तारीख को मेरा अम्बेसी में पासपोर्ट पहुंचा, 16 फरवरी को। और 26 फरवरी जो है इस वीज़े पे डेट है, जो आप देख सकते हैं। 26 फरवरी वीज़ा स्टम्पिंग डेट है। तो यानी ये 10 दिन में जो है मेरा वीज़ा लग गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वीज़े के जो थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड तो आपको बता दिया, अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उनके लिए अर्ज है कि डॉक्यूमेंट्स आपको पहले नंबर पे कह लें आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों की पता नहीं अपनी सोच है या मेरी शायद कुछ डिफरेंट है। मेरी नज़र में जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं उस वक़्त आपके अकाउंट में जो बैलेंस है, मेरी नज़र में वो बैंक स्टेटमेंट आपकी, ठीक है, एंडिंग बैलेंस जो है उसमें आपका अगर आप पाकिस्तान में हैं तो भी अगर 15 से 20 लाख हो तो फिर तो बड़ा अच्छा है, लेकिन 10 लाख से जो है ऊपर ही होना चाहिए। इसके अलावा जो है नेक्स्ट आपकी कंपनी कंपनी का लेटर, एनओसी लेटर है, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं। अगर अपना अपना कारोबार है तो फिर तो एनओसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उस कंपनी से एनओसी लेटर चाहिए होगा कि हमें इस बंदे पे के जाने पे कोई एतराज़ नहीं है और ये अपनी छुट्टी जाके तो वापस आके हमारे साथ काम करेगा। ये सिंपल उस पे आपकी नाम, पता, आपका एड्रेस, आपकी पोजीशन, आपकी सैलरी, आपकी सर्विस, आपने कब से शुरू किया, कितना अर्सा, और आपकी कंपनी में क्या पोजीशन क्या है, ये चीज़ उस पे मेंशन होगी। तो वो टेस्ट होगा
अगर तो आप कहीं कहीं मिडिल ईस्ट में हैं या अपने कंट्री से बाहर हैं, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोस्टली पाकिस्तान में भी होता ही है, लेकिन उसके लिए सिर्फ वो कंपनीज वाले जो लोग हैं उनको लिए रिक्वायर्ड होता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये लेटर जो होता है, ये मिडिल ईस्ट में, मैं सऊदी अरब में हूँ, तो हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्ट कराना पड़ता है। ये कंपनी लेटर इशू करती है और वो लेटर जाके चैम्बर ऑफ कॉमर्स से टेस्ट होता है। पहले तो फिजिकली जाके तो उस पर स्टिकर लगवाते थे, अब वो जो है ऑनलाइन ही हो जाता है। दोनों ऑप्शन है, लेकिन मोस्टली कंपनीज अब जो है वो ऑनलाइन ही टेस्ट जो है करा लेती है। तो इसके अलावा जो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस इस तरह होनी चाहिए कि आपको जो ड्यूरेशन है, ट्रैवल ड्यूरेशन, वो उसको कवर करे। यानी अगर आप 10 तारीख को जा रहे हैं जनवरी की, तो जनवरी की 10 तारीख से अगर आप 20 तारीख तक जा रहे हैं, तो इस अरसे की बैंक जो आपकी इंश्योरेंस है वो होनी चाहिए। मिनिमम जो है मेरा ख्याल है वो 15 दिन की बनाते हैं, तो 15 दिन की बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। जितना देर आप उधर स्टे करेंगे वो आप 15 दिन की, सॉरी, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए जो आपको वहाँ पे फैसिलिटेट करें। तो ये दो चीज़ें हो गई, बैंक कंपनी लेटर, जो है बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस। उसके बाद आपकी एयर टिकट जो है बुकिंग, बाज़ लोग जो है कहते हैं कि बुकिंग होनी चाहिए, और बाज़ जो है वो कहते हैं कि नहीं, पेड जो है वो टिकट होनी चाहिए, कंफर्म टिकट होनी चाहिए। मैंने कभी भी जो है ना कंफर्म टिकट नहीं लगाई है, और ना ही पेड होटल बुकिंग लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वीज़े मिले हैं। बहरहाल अपना अपना है, शायद मेरी प्रोफाइल कुछ बेहतर है इसलिए जो है मुझे मिल जाता है, तो इतना वो मतलब नहीं डीपली चेक करते शायद। दूसरे इसके अलावा ये हो गई आपकी एयर टिकट, टिकट बुकिंग। उसके बाद आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैच करनी चाहिए सेम डेट से। यानी अगर आप जिस भी डेट को आप जा रहे हैं, वो जाने की डेट और आने की डेट और आपकी होटल बुकिंग वो सेम तरीकों की होनी चाहिए। और इंश्योरेंस कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो वो कोई इशू नहीं है। तो इसके अलावा जो है वो आपकी फ़ोटो लगेंगी, दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड वाली। इधर आप कंट्री से बाहर हैं तो आपका रेजिडेंट परमिट जो है उसकी कापी लगेगी। हाँ, ये जो फ्रांस वाले हैं, ये फ्रांस वाले स्पेशली आपकी जो रेजिडेंसी है उसकी ट्रांसलेशन भी लेते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे अरबी में होती है रेजिडेंसी। तो रेजिडेंसी कार्ड को हमें जो है उसको ट्रांसलेट करा के जो तर्जमे वाले होते हैं ना, मुख्तलिफ हर जगह पे हर शहर में होते हैं, वो अथेंटिक जो होते हैं उनसे जो ट्रांसलेट करा के तो वो साथ में वो भी देनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप अपनी कंट्री से बाहर हैं लाइक मी, तो आपको वो आपको छुट्टी का पीरियड जो है वो आपकी वो भी साथ लगेगी कि कंपनी ने आपको छुट्टी दी हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको ग्रेचुइटी जो इशू होती है उसकी कापी भी साथ में लगेगी। तो उसके अलावा जो है फॉर्म आपने फिलअप करने हैं ऑनलाइन, वो आप उसके प्रिंट आउट लेके साइन करके उसको वो साथ लगा के तो आपने दे देने हैं। तो ये सिंपल डॉक्यूमेंट्स है, इसमें कुछ ऐसा जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती। बहुत सारे जो मुझे कल से क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्त, उनकी उनमें कुछ ऐसे हैं जिनके पास बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है, जिनको मतलब पता ही नहीं है बैंक स्टेटमेंट का। और एक आदमी ने मुझे भेजी अपने जो है वीज़ा एप्लीकेशन, जो उसका रिजेक्ट हुआ फ्रांस का इसी महीने, अपना फरवरी के महीने में। तो उसमें जब मैंने उसकी बैंक स्टेटमेंट देखी, तो बैंक स्टेटमेंट में उसके 15,32 रियाल थे। अब इस स्टेटमेंट को जो है वो कौन वीज़ा देगा इस पे?
और इसके अलावा उसका प्रोफेशन जो था वो भी आप कह रहे कि यहाँ पे कोई जरी जरी फार्म का था, ठीक है, जरी फार्म में वर्कर का था। तो इस तरह जो है वो लो प्रोफेशन को भी वीज़ा यूरोप नहीं देता है, कि इसलिए कि ये बंदा अगर वीज़ा लेके जाएगा हमारे कंट्री में तो ये तो वापस नहीं आएगा। यहाँ पे वहाँ पे जाके इसको इससे ज़्यादा अच्छी और ब्राइट फ्यूचर मिलेगा तो ये किस लिए वापस आएगा। तो थोड़ा जो है ये चीज़ को भी देखना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट का मतलब जो मैं अपने हिसाब से मैंने जो बताया है या मैं जो समझा हूँ, जो मेरे नॉलेज में है, वो तो यही होता है कि आपका जो है एंडिंग बैलेंस कितना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपके अकाउंट में लाखों आते रहे हैं और निकलते रहे हैं, वो नहीं। और यहाँ पे जो है वो आपको जो सैलरी सर्टिफिकेट देना होता है, उस पे जो सैलरी मेंशन होती है, आपका जो लेटर चैम्बर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो आपकी होनी चाहिए जो बैंक स्टेटमेंट भी। आपके अगर उस पर लिखा है लेटर पे कि मेरी 5,000 सैलरी है, 5,000 रियाल या दिरहम, तो आपके अकाउंट में भी उतनी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, उतनी जो है वो शो करनी चाहिए कि इस बंदे की जो मंथली 5,000 इसके अकाउंट में आ रही हैं, ठीक है। वो इस चीज़ को एम्बेसी नोट करती है और चेक करती है, वेरीफाई करती है या क्रॉस चेक करती है आपके लेटर के साथ, आपके स्टेटमेंट के साथ। तो उसमें उनको अगर डाउट होता है तो वो वीज़ा इशू नहीं करते। और मोस्टली लोगों का जो वीज़ा रिजेक्शन रीजंस हैं वो यही होती है कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, हमें यकीन नहीं है कि आप जाके तो वापस आएंगे। तो इसलिए इसकी जो बेस है वापस आने की, वो ये है कि आपकी जॉब अच्छी होनी चाहिए, कि उनको यकीन हो कि ये इतनी अच्छी जॉब है इसकी, इसको वहाँ पे इतनी अच्छी जॉब या सैलरी नहीं मिलेगी, इसलिए ये वहाँ पे नहीं रुकेगा, ये जाके विजिट करके वापस आएगा। और एक आदमी का मैंने वही बल्कि सीखा जो मैंने बताया आपको, उसने मुझे अपने फॉर्म वगैरह भेजे, तो उसमें जो होटल बुकिंग थी वो किसी और बंदे के नाम से थी, वो उस बंदे का नाम ही नहीं था होटल बुकिंग में। अब इस तरह की अगर आप फाइल तैयार करेंगे, इस तरह के आप अपना डॉक्यूमेंट एम्बेसी को सबमिट करेंगे वीज़ा के लिए, तो वीज़ा कहाँ से मिलेगा। आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें और हर चीज़ को चेक करें कि ये चीज़ जो है वो एम्बेसी के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है। और मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, ये जो अभी मेरा वीज़ा लगा है, मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो गया था, क्योंकि जब मैंने अपनी होटल बुकिंग की, जो मैं फॉर्म सबमिट करने जा रहा था अपनी एप्लीकेशन, तो ऐन वक्त पे जो है वो मुझे होटल बुकिंग की जो है कैंसलेशन की ईमेल आ गई। वो कुछ क्रेडिट कार्ड के नंबर में कुछ इशू था, तो उन्होंने कहा कि आप इसको अपडेट करें। मैंने अपडेट किया, उस वक्त उन्होंने कहा ठीक है अपडेट हो गया है, लेकिन जो ही मैं निकलने लगा था ऑफिस से, तो मेल आ गई कि नहीं, वो डिक्लाइन हो गया है कार्ड। तो मैंने भी अल्लाह तवक्कल जो है ना फिर जमा करा दी। तो शायद मेरी प्रोफाइल देख के तो उन्होंने इसको मतलब डीपली चेक नहीं किया है या वेरीफाई नहीं किया है होटल से कि बंदे की वैलिड है होटल बुकिंग या नहीं। लेकिन ये चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए और इस तरह जो है ना वो इस तरह की चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। और हर चीज़ को आप अकॉर्डिंग टू बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो चेक करके तो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा। कोई भी एम्बेसी जो है वो वीज़ा बगैर किसी रीज़न के रिजेक्ट नहीं करती है। उनको अगर डाउट होता है तो इस तरह ही, लेकिन इसी वजह से वो रिजेक्ट करती हैं। इसलिए कोई ऐसा आप वीक पॉइंट कोई दे ही नहीं जिससे कोई उनको जो है वो कुछ डाउट हो। और कोशिश करें कि अपनी एप्लीकेशन जो है
अगर तो आप खुद कर सकते हैं खुद करें, या किसी प्रोफेशनल से या किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से जो है वो कराएं, ताकि आपके पैसे भी ज़ाया ना हों और आपको वीज़ा जो है वो मिले। तो बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अगर किसी दोस्त को कुछ किसी किस्म की वीज़ा प्रोसेसिंग में, वीज़ा एप्लीकेशन, वीज़ा के मालूमात चाहिए हों तो रब्ता कर सकता है। एक गुजारिश है आपसे। बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन वीडियो को ना तो शेयर करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। यकीन करें, आपका इस पे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। आपको कुछ भी जो है वो इसका देना नहीं पड़ेगा, कोई चार्जेस नहीं होंगे। आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, शायद किसी का भला हो जाए। फ़ायदा नहीं कर रही तो शायद किसी और का फ़ायदा हो जाए इससे। तो ये चीज़ ज़रा ज़हन में रखें और लोगों के लिए आसानियाँ बाँटते रहें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।